हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर हमें कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए होंगे फॉर्मूलाज, और फॉर्मूलाज आपको तभी पता रहेंगे जब आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ कि आपको इस चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में पता है। तो अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 2.1। प्रॉब्लम नंबर 2.1 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक स्पीसीज दी गई है, और इस स्पीसीज के अंदर हमें बताना है कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं स्पीसीज, जो कि है BR3580। तो ये जो स्पीसीज है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो 80 है ये रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को। तो 80 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर। और जो मास नंबर होता है इसे हम डिनोट करते हैं ए से, या फिर आप इसे एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। और यहाँ पर ये जो 35 है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं Z से। तो अभी तक हमें ये पता लगता है कि जो 80 है ये मास नंबर है, और 35 जो है ये एटॉमिक नंबर है। नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें यहाँ पर बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और जैसा कि आप सभी जानते हो, किसी एलिमेंट का जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही आपको उसके अंदर प्रोटॉन देखने को मिलेंगे, और उतने ही उसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर, इसे हम डिनोट करते हैं Z से। ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो हमें यहाँ से ये पता लगता है किसी एटम के लिए जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर के अंदर उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, और उतने ही नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 35 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 35 है तो 35 ही आपको इसके अंदर प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे, और 35 ही आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से अभी तक हमें दो पार्टिकल्स के नंबर्स के बारे में पता लग चुका है। एक है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि है 35, और दूसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि है 35। इसके बाद में हमारा आता है पार्टिकल नंबर थर्ड, जो कि है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके नंबर्स को पता करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस मास नंबर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास नंबर, जिसे हम डिनोट करते हैं ए से। और ये जो मास नंबर होता है ये सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास मास नंबर दिया गया है 80। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को अभी हमने पता किया था, जिसकी वैल्यू है 35, प्लस यहाँ पर आएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 को माइनस करना पड़ेगा 35 से। यहाँ पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी 45। इसका मतलब हमारे पास ये जो स्पीसीज है इसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे इसकी वैल्यू होगी 45। तो ये हमारे पास तीनों पार्टिकल्स के नंबर आ जाते हैं। प्रोटॉन आपको देखने को मिलेगा 35, इलेक्ट्रॉन्स होंगे 35 और न्यूट्रॉन्स होंगे 45। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.2। इस इंडेक्स क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है हमारे पास एक स्पीसीज है, और इस स्पीसीज के अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो देखने को मिलते हैं इनकी वैल्यू है 18, 16 और 16। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो स्पेसिस दी गई है इसे प्रॉपर सिंबल असाइन करना है। अब प्रॉपर सिंबल का यहाँ पर क्या मतलब है, प्रॉपर सिंबल का मतलब है कि हमारे पास जो एलिमेंट होगा उसका सिंबल हम यहाँ पर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर यहाँ पर लिखेंगे जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और यहाँ पर आएगा मास नंबर, या फिर आप इसे एटॉमिक मास भी बोल सकते हो। तो हम प्रॉपर सिंबल कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा X, Z और A। तो इस फॉर्म के अंदर हमें इस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन सा डेटा गिवन है इस क्वेश्चन में। हमें कहा गया है कि एक स्पीसीज है जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 16 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 16। तो इतना डेटा हमें इस क्वेश्चन में मेंशन है, और इस फॉर्म के अंदर हमें इस स्पीसीज को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसा कि हमें पता है जो एटॉमिक नंबर होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स
और या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। यानी कि किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, अगर वो एटम न्यूट्रल है तो। अगर वो एनायन या कैटायन है तो उसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वैल्यू ज्यादा या कम देखने को मिलेगी। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है ये है 18, तो हम यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ये है 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन की हमें वैल्यू दे रखी है 16। तो अभी हमने बोला था कि किसी एटम के अंदर अगर वो न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसकी वैल्यू है 16, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी वैल्यू है 18। जबकि ये न्यूट्रल होता तो इसके अंदर आपको 16 ही इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे -2 से, यानी कि ये जो हमारे पास स्पीसीज दी गई है ये कैसी है, ये एक एनायन है। तो एनायन को हम रिप्रेजेंट करेंगे X2- से। तो इतना हमें पता लग गया कि ये स्पीसीज जो है ये एनायन है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पता करेंगे एटॉमिक नंबर को। तो इसका जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा 16, यानी कि यहाँ पर आएगा 16। और अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 16 एटॉमिक नंबर होता है वो होता है सल्फर का, और सल्फर का जो सिंबल होगा वो होगा S। यानी कि अब हम इस X की जगह लिखेंगे S। तो हम यहाँ पर लिखते हैं S2- और यहाँ पर आएगा 16। तो अभी तक हमें इतनी बातें पता लग चुकी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे हम मास नंबर को पता करेंगे। तो मास नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम कर देंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो है 16 और न्यूट्रॉन की भी वैल्यू 16 है। तो जब हम इसे ऐड करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 32, यानी कि इस पर्टिकुलर स्पीसीज का जो मास नंबर है वो है 32। तो ये आ जाता है हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये जो स्पीसीज दी गई थी उसका प्रॉपर जो सिंबल है उसे असाइन किया है, और हमारा सिंबल आया है S2-, 16 और 32। और 2- क्या शो करता है कि ये जो स्पीसीज है ये एक एनायन है। तो ये होता है हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.2 कंप्लीट। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.3। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि जो ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन है ये क्या करता है, ये इस फ्रीक्वेंसी पर ब्रॉडकास्ट करता है। और ये फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है हमें, ये दी गई है 1368 किलोहर्ट्ज। अब हमें ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो ट्रांसमीटर एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसकी वेवलेंथ क्या होगी, और साथ में हमें ये भी बताना है कि जो वेवलेंथ है ये कौन से पार्ट से बिलोंग करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक हमें बताना है वेवलेंथ और दूसरा हमें बताना है कि जो हमारे पास वेवलेंथ आई है वो कौन से पार्ट से बिलोंग करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। तो चलिए पहले हम वो डेटा लिख लेते हैं जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। हमें दी गई है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू इज इक्वल 1368 किलो हर्ट्ज। तो जैसे कि आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज के अंदर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई है ये दी गई है किलो हर्ट्ज की। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे हर्ट्ज के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ चुकी है हर्ट्ज के अंदर। अब ये जो हर्ट्ज है इसे ही हम लिखते हैं पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। तो हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकंड या फिर सेकंड इनवर्स। तो ये आती है हमारे न्यू की वैल्यू, और इस वैल्यू का हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो अब हम सबसे पहले क्या बताना था, हमें बताना था वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम फाइंड कैसे कर सकते हैं, क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रिलेट कर सके और हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का यूज करके वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सके। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि है लैम्डा इज इक्वल c/ν। अब यहाँ पर ये जो लैम्डा है ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ को, c यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, और इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा हमारे पास ये जो न्यू है ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी को। तो जब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो हमें क्या पता करना है, हमें वेवलेंथ पता करनी है और न्यू की वैल्यू हमारे पास है, और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है विक्स होती है जो कि है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल c/ν, और यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1368 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर सेकेंड। अब जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यूनिट का खास तौर से ध्यान रखना है,
क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी गई होती है या जो नंबर्स दिए जाते हैं वो काफ़ी ईज़ी होते हैं, और ईज़ी नंबर को देखकर हम क्या करते हैं, फटाफट से कैलकुलेशन कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम यूनिट का ध्यान नहीं रखेंगे या फिर यूनिट कन्वर्जन हमें नहीं पता होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी गई थी फ्रीक्वेंसी की, वो दी गई थी किलो हर्ट्ज के अंदर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो वैल्यू है ये चाहिए पर सेकंड में, क्योंकि अब आगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पर सेकंड है इससे पर सेकंड कैंसिल आउट हो रहा है, और हमारे पास जो फाइनल यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर में। लेकिन अगर हमें ये यूनिट कन्वर्जन नहीं पता होता, तो हम क्या करते हैं, किलो हर्ट्ज की वैल्यू रखते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल करते वक्त जो यूनिट कन्वर्जन है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और यूनिट कन्वर्जन के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो तो उस वीडियो से यूनिट कन्वर्जन कर सकते हो। वीडियो के अंदर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए जो भी यूनिट कन्वर्जन होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी डिस्कस कर रखे हैं। तो आप चाहो तो एक बार वो वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको जो यूनिट कन्वर्जन है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम फिर से आते हैं हमारे इस क्वेश्चन पर। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी यूनिट आई है वो आई है मीटर के अंदर, और आप जानते हो जो वेवलेंथ होती है हम इसे मेजर करते हैं मीटर में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है इसे ही हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाई 1368 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब आपकी कैलकुलेशन ईज़ी हो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो 10 रेज़ टू की पावर में आपको वैल्यूज़ दिखाई देती है, आप उन्हें सॉल्व कर लो और उसके बाद में ये जो आपको डिवाइड करना है उसको डिवाइड कर दो। तो ऐसा करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारी वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 1368। इसके अलावा हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर 8। अब यहाँ पर ये जो 10 रेज़ टू पावर 3 है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर आएगा -3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 1368 10 रेज़ टू पावर 5। इतना अभी तक हमने कर लिया है। अब आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमें 3 को डिवाइड करना है 1368 से। तो अगर हम इस फॉर्म में करेंगे तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 रेज़ टू पावर 5 है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 3 के बाद में आपको यहाँ पर 5 ज़ीरोज़ देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो नीचे बचता है वो बचता है 1368। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि नीचे की तरफ छोटी वैल्यू है और ऊपर की तरफ बड़ी वैल्यू है। अब जब आप इसका डिवाइड करोगे तो आपके लिए थोड़ा ईज़ी होगा। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है 219.29 मीटर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 219.3 मीटर। तो हमारे पास जो वेवलेंथ की वैल्यू आई है इस क्वेश्चन के अंदर वो आई है 219.3 मीटर, यानी कि हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है जहां पर हमें बताना था वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ की जो हमारी वैल्यू है ये है 219.3 मीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना था, हमें ये भी बताना था कि ये जो वेवलेंथ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से पार्ट से बिलोंग करती है। और ये पता करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे पास स्पेक्ट्रम है जिसमें आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, और यहाँ पर है लॉन्ग रेडियो वेव। और इस स्पेक्ट्रम के अंदर ये वाली जो वैल्यूज है ये रिप्रेजेंट करती है वेवलेंथ को, और वेवलेंथ को यहाँ पर मेजर किया गया है मीटर में। और ये वाली जो वैल्यू है ये डिनोट करती है फ्रीक्वेंसीज को, जिसकी वैल्यू आपको हर्ट्ज में देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये वाला जो रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है विजिबल स्पेक्ट्रम को। और विजिबल स्पेक्ट्रम की अगर हम वेवलेंथ की बात करें नैनोमीटर के अंदर, तो नैनोमीटर के अंदर आपको इसकी वेवलेंथ देखने को मिलेगी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। यानी कि 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ होती है ये होती है विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ। अब जैसा कि आपको पता है अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारे लैम्डा की वैल्यू आई थी 219.3 मीटर। अब आपको ये देखना है कि ये जो वेवलेंथ है ये कौन से पार्ट से बिलोंग करती है। जब आप ये वैल्यू देखोगे तो आपको ये वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये बिलोंग करती है रेडियो वेव से। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है ये किसकी वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है रेडियो वेव की। यानी कि ये जो वेवलेंथ है ये बिलोंग करती है रेडियो वेव रीजन से। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.4। और प्रॉब्लम नंबर 2.4 के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि हमारे पास जो विजिबल रेंज होती है ये होती है वॉयलेट से रेड तक। वॉयलेट से रेड तक अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगी 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और हमें यहाँ पर बोला गया है कि जो वेवलेंथ है इन्हें हमें एक्सप्रेस करना है फ्रीक्वेंसीज के अंदर, यानी कि इन्हें कन्वर्ट करना है हमें हर्ट्ज के अंदर। और इसी के साथ यहाँ पर कहा गया है कि जो 1 नैनोमीटर होता है ये इक्वल होता है 10⁻⁻⁹ मीटर की।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली हमें यहाँ पर जो वॉयलेट और रेड के जो नैनोमीटर के अंदर वेवलेंथ दी गई है उन्हें कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसीज के अंदर। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें यहाँ पर दी गई है वेवलेंथ। सबसे पहले हम वॉयलेट की वेवलेंथ लिखते हैं, इसकी वैल्यू आती है 400 नैनोमीटर। फिर आती है रेड की वेवलेंथ, इसकी वैल्यू आएगी 750 नैनोमीटर। और यहाँ पर बोला गया है कि 1 नैनोमीटर का मतलब है 10⁻⁻9 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो नैनोमीटर में हमें वेवलेंथ दी गई है इन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने इन नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया है मीटर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है इन्हें कन्वर्ट कर देंगे फ्रीक्वेंसीज के अंदर। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारा फॉर्मूला आएगा न्यू इज इक्वल सी बाय लैम्डा। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ये जो वेवलेंथ है इन्हें फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं वॉयलेट की। तो हम यहाँ पर पता करेंगे वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी को। इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे सी लैम्डा बी। यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर वैल्यू आएगी 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। अब आप यहाँ पर देखोगे मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो यूनिट बचेगी वो बचेगी पर सेकंड। और पर सेकंड को ही हम क्या लिख सकते हैं, हर्ट्ज लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है इन्हें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10⁻⁹ है जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3 डिवाइडेड बाई 400 मल्टीप्लाई 10⁻17 हर्ट्ज। इस तरीके से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस 3 के साथ में 3 जीरो अटैच कर देंगे और वो 3 जीरो हम लेंगे इस 10⁻17 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3000 डिवाइडेड बाई 400। अब 10⁻17 यानी कि आपको यहाँ पर 17 जीरो देखने को मिल रहे थे। अब 17 में से हमने 3 तो यहाँ पर लगा दिए, हमारे पास कितने बचते हैं, अब बचते हैं 10⁻4। यहाँ पर आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब हम 4 को डिवाइड करते हैं 30 से तो हमारे पास वैल्यू आती है 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। और ये जो आपको वैल्यू देखने को मिल रही है ये है वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम रेड की भी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे यू आर इज इक्वल सी बाय लेमडा आर। यहाँ पर आएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर आएगा 750 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। सेम ऐसे ही हमें सॉल्व करना है जैसे अभी हमने वॉयलेट के लिए किया था। यहाँ पर क्या होगा, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी पर सेकंड और पर सेकंड को हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। यहाँ पर आएगा हर्ट्ज। और इसी के साथ आप यहाँ पर देखोगे कि जो 10⁻⁹ है ये ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और उसके बाद में हमारा जो फाइनल आएगा वो आएगा 10⁻17। इसके साथ में आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा 3 डिवाइडेड बाई 750। अब हमें क्या करना है, 3 को डिवाइड करना है 750 से। लेकिन इस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे 3 जीरो। तो यहाँ पर आएगा 3000 डिवाइडेड बाई 750 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 75 को जब हम डिवाइड करेंगे 300 से तो यहाँ पर आपको 4 देखने को मिलेगा। तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये है रेड रीजन के अंदर फ्रीक्वेंसी। तो विजिबल रीजन के अंदर आपको वॉयलेट से लेकर रेड तक की रेंज देखने को मिलती है और वॉयलेट की रेंज होती है 400 नैनोमीटर अगर हम बात करते हैं वेवलेंथ की। और अगर हम इस रीजन की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। इसके अलावा हमारे पास आती है रेड की वेवलेंथ जो कि होती है 750 नैनोमीटर। और 750 नैनोमीटर को जब हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो रेंज आती है ये आती है 4 मल्टीप्लाई 10⁻14 हर्ट्ज। और इन दो आंसर के साथ हमारा जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रॉब्लम नंबर 2.5। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो बातें कैलकुलेट करनी है, एक हमें बताना है वेव नंबर और दूसरा हमें बताना है फ्रीक्वेंसी। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक येलो रेडिएशन दी गई है और इस येलो रेडिएशन की जो वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो इस वेवलेंथ की ये जो येलो रेडिएशन है इससे रिलेटेड हमें वेव नंबर बताना है और फ्रीक्वेंसी बतानी है।
तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या मेंशन है। तो इस क्वेश्चन में हमें मेंशन है वेवलेंथ की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल 5800 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर ये जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू दी गई है एंगस्ट्रॉम में। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू है इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। और आप जानते हो जो एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है ये इक्वल होती है 10⁻⁻10 मीटर की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो लैम्डा है उसको एंगस्ट्रॉम से कन्वर्ट किया है मीटर के अंदर। अब इसके बाद में हम यहाँ पर सबसे पहले फाइंड करेंगे वेव नंबर को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वेव नंबर, और ये जो वेव नंबर है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू बार से। और ये जो वेव नंबर होता है ये आपको वेवलेंथ के इनवर्स देखने को मिलता है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो 1u बार इज इक्वल 1/λ। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वेव नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है ये इस फॉर्मूला में रखनी है और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं न्यू बार इज इक्वल 1/5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। तो ये आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है इसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हमारे पास बनता है 10⁻10 डिवाइडेड बाय 5800 मीटर इनवर्स। तो ये जो वैल्यू है ये आपको डिवाइड में देखने को मिल रही है। जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा और जो यूनिट है ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर इनवर्स के अंदर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 5,800 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो हमने क्या किया है, हमारे पास 10⁻10 था, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है, जिसमें हमने क्या किया, ऊपर लिख दिया है 10,000। इसके अलावा हमारे पास बचते हैं 6 जीरो, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा है 10⁻6 मीटर इनवर्स। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ से ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब हम डिवाइड करते हैं 100 को 58 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.724 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसको आप सेंटीमीटर इनवर्स में भी लिख सकते हो। तो अगर हमें इसे सेंटीमीटर इनवर्स में लिखना हो तो हम लिखेंगे 1.724 मल्टीप्लाई 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो हमारी वैल्यू आई है ये आई है वेव नंबर के लिए। अब इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस लैम्डा की वैल्यू का यूज करके फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम पॉइंट डालते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। और आप जानते हो कि जो न्यू होता है ये इक्वल होता है c बाय लैम्डा की। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा की वैल्यू जो कि है 5800 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो मीटर है इससे मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। हमारी जो यूनिट आएगी वो आएगी सेकेंड इनवर्स के अंदर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5800 मल्टीप्लाई 10⁻8। अभी जो 10⁻−10 है जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये होगा माइनस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻18 पर सेकेंड। और आगे हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5800। तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे 4 जीरो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30000 डिवाइडेड बाय 5800 मल्टीप्लाई 10⁻14। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास था 10⁻18। इस वैल्यू से हमने क्या किया है, यहाँ से 4 जीरो ले लिए हैं और इस 3 के साथ में लगा दिए, तो हमारे पास बचेगा 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो को 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे। और जब हम 58 को डिवाइड करते हैं 300 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 5.172 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। और ये जो आपको यहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है ये है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.6। प्रॉब्लम नंबर 2.6 के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एनर्जी।
इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 1 मोल फोटॉन्स है उसकी एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है और इन फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। तो ये इन फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी है और हमें यहाँ पर इनकी जो एनर्जी है उन्हें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि है न्यू इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज। अब ये जो हर्ट्ज है इसे हम लिख सकते हैं पर सेकेंड, तो हम इसे लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 सेकेंड इनवर्स या फिर पर सेकेंड। तो ये हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यूज करेंगे हमारे फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना था, हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी को कैलकुलेट करना था। तो अगर हमें एक फोटोन की एनर्जी के बारे में पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहां से 1 मोल फोटॉन्स की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, हमें यहाँ पर 1 फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एनर्जी ऑफ 1 फोटोन और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। और जो 1 फोटोन की एनर्जी होती है ये इक्वल होती है एच न्यू की। अब यहाँ पर ये जो एच है ये रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। लेकिन यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम एच की वैल्यू लेंगे 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट की यूज करने वाले हैं। यहाँ पर आएगा 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से जो कि हमें यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकेंड। अब आप यहाँ पर देखोगे कि सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिट बचेगी वो बचेगी जूल के अंदर। और आप जानते हो जो एनर्जी है इसे हम मेजर करते हैं जूल में। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो है 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10 रेज़ टू पावर -34 है इसके अंदर 14 को ऐड करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10 रेज़ टू पावर -20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर -20 जूल। इसके अलावा हमारे पास बचता है 6.62 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -20 जूल। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3.31 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। तो ये हमने क्या पता की है, ये हमने पता की है एक फोटोन की एनर्जी। अब जब हमें एक फोटोन की एनर्जी पता लग गई है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक मोल फोटोन्स की एनर्जी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप जानते हो जो एक मोल होता है उसके अंदर आपको कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एंटिटी देखने को मिलती है, ये होती है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 पर मोल। तो हमें क्या करना है, एक मोल फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक फोटोन की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगैड्रो नंबर से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब पता करेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये लेंगे और इसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3.31 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मोल इनवर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारी यूनिट बनेगी वो बनेगी जूल पर मोल। और आप इस क्वेश्चन के अंदर देख पा रहे हो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है एक मोल फोटॉन्स के लिए। अब इसके बाद में हमारे पास ये जो नंबर्स बचते हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.31 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 मल्टीप्लाई 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10 रेज़ टू की पावर में नंबर है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3.31 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 10 रेज़ टू पावर 4 और ये जो 4 है ये आएगा प्लस के अंदर। तो हमारे पास आया 10 रेज़ टू पावर 4 जूल पर मोल। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 19.932 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4 जूल पर मोल।
इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर आया 10⁴। तो अगर यहाँ पर 10⁻³ आ जाता तो वहां पर हम क्या लिख सकते थे, किलो का यूज कर सकते थे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे और हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 199.32 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल पर मोल। अब ये जो 10⁻³ है इसे हम बोलते हैं किलो, यानी कि अब ये जो यूनिट बन जाएगी ये बन जाएगी किलो जूल पर मोल, और आगे हमारा नंबर आएगा 199.32। तो ये हमारी वैल्यू आती है 1 मोल फोटोन की एनर्जी के लिए, जो कि है 199.32 किलो जूल पर मोल। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। तो ये आती है हमारी फाइनल वैल्यू। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.7। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ फोटोन्स को जो कि इमिट किए जाते हैं पर सेकंड एक बल्ब से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रॉब्लम नंबर 2.7 में कहा गया है कि हमारे पास एक 100 वॉट का बल्ब है जो कि इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसकी वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी 400 नैनोमीटर। यानी कि हमारे पास एक बल्ब है जिसकी पावर आपको 100 वॉट देखने को मिलेगी, और ये क्या कर रहा है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को इमिट कर रहा है। इसकी वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी 400 नैनोमीटर। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि ये जो बल्ब है ये पर सेकंड कितने नंबर्स में फोटोन्स को एमिट करता है। यानी कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटोन्स जो कि इमिट किए जाते हैं इस बल्ब से पर सेकंड। चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले पावर ऑफ बल्ब, इसकी वैल्यू है 100 वोल्ट। अब यहाँ पर क्या होता है, जो 1 वोल्ट होता है इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 1 जूल पर सेकंड होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकंड। तो अब हमारे पास जो पावर ऑफ बल्ब आई है इसकी वैल्यू आई है 100 जूल पर सेकंड। नेक्स्ट हमें इस क्वेश्चन में दी गई है वेवलेंथ, और वेवलेंथ की वैल्यू है 400 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर को हम लिखेंगे मीटर के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो ये वैल्यू आ जाती है वेवलेंथ की मीटर के अंदर। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या बताना था, हमें यहाँ पर बताना था कि जो बल्ब है ये हर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स को इमिट करता है। तो अगर हमें यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी के बारे में पता लग जाए तो उससे हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इमिट किए जा रहे हैं वो पता कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बल्ब की पावर दी गई है तो हम क्या करेंगे, जो एक फोटोन की एनर्जी आएगी उसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें यहाँ पर एक फोटोन की एनर्जी पता होनी चाहिए। और एक फोटोन की एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, इसकी एनर्जी होती है E इज इक्वल एच न्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल एच न्यू। अब यहाँ पर ये जो H है ये क्या है, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर 6.626 वैल्यू लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर 6.62 ही यूज करूंगी। तो मैं आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उसके अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लूंगी वो है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, जबकि एनसीईआरटी के अंदर आपको 6.626 दिया गया है। तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इतनी वैल्यू यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पर 6.626 का यूज कर सकते हो, आपको आंसर सेम ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो H है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर नहीं गिवन है और हमें यहाँ पर एनर्जी जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो न्यू की वैल्यू अगर हमें नहीं दी गई है लेकिन इसकी जगह हमें क्या दी गई है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है, और हम जानते हैं जो न्यू होता है ये इक्वल होता है C बाय लैम्डा की। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एनर्जी है इसे लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। हम यहाँ पर लिखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब इसके बाद में आती है सी की वैल्यू, यानी कि ये जो सी है ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को। तो यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया जाएगा लैम्डा की वैल्यू से, और ये वैल्यू है हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 400 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी जूल।
यानी कि यहाँ पर जो हमारी एनर्जी आने वाली है वो आएगी जूल के अंदर। तो हमने यूनिट को तो सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसे सॉल्व करना है। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 और इसे हम डिवाइड करेंगे 400 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 से। तो ये हमारे पास बचती है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 10 रेज़ टू पावर में वैल्यूज दी गई है उसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 6.62 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 400। यहाँ पर आएगा 10 रेज़ टू पावर -34। ये जो 10 रेज़ टू पावर 8 है ये क्या होगा, इसके साथ में प्लस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +8। और ये जो 10 रेज़ टू पावर -9 है, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ पर आएगा -9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 10 रेज़ टू पावर -17 जूल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। जब हम 6.62 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर आएगा 19.86 और नीचे है 400। जब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 0.0496 और यहाँ पर है 10 रेज़ टू पावर -17 जूल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो वैल्यूज है ये आपको 0.0 के अंदर देखने को मिल रही है। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 है इसके बाद में पॉइंट आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 10 रेज़ टू पावर -17 है इसे एडजस्ट करेंगे और हमारे पास नई वैल्यू बनेगी 4.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी एक फोटोन की एनर्जी की। तो अभी हमने क्या किया है, एक फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है और इसकी वैल्यू आई है 4.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। अब जब हमें एक फोटोन की एनर्जी पता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिट हुए हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास जो पावर ऑफ बल्ब दी गई है उसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटोन और इसकी वैल्यू है 4.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। तो अब हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, अब हम यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि इमिट किए जाते हैं इस बल्ब के द्वारा पर सेकंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 जूल पर सेकंड को डिवाइड कर देंगे एक फोटोन की एनर्जी से। नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड यहाँ पर आएगा 100 जूल पर सेकेंड और यहाँ पर आएगा 4.96 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। अब यहाँ पर जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारी जो यूनिट आएगी वो आएगी पर सेकंड के अंदर। और हमें यही तो बताना था कि पर सेकंड के अंदर जो बल्ब है वो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट कर रहे हैं। 20.16 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 19। तो जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास में ये रिजल्ट आता है। और इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2.01 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 20 सेकंड इनवर्स। इन नंबर्स में आपको पर सेकंड फोटॉन्स इमिट देखने को मिलेंगे इस वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट से। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ पर मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रही हूँ आपको ये न्यूमेरिकल कैसे किया जा रहा है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल है इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए वो भी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये होता है हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.8। प्रॉब्लम नंबर 2.8 के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ आपको 300 नैनोमीटर दी गई है जब ये फॉल करवाई जाती है सोडियम सरफेस पर तो यहाँ से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इमिट होते हैं। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी 1.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल। अब इतना डेटा देने के बाद में हमसे पूछा गया है कि वो मिनिमम एनर्जी क्या होगी जो कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होगी। और दूसरा हमें बताना है कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी जिससे कि एक फोटो इलेक्ट्रॉन को इमिट किया जा सके। तो बेसिकली हमसे यहाँ पर दो बातें पूछी गई है, एक हमसे पूछी गई है मिनिमम एनर्जी और दूसरी हमसे पूछी गई है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर है हमारे पास सोडियम सरफेस और ये जो सोडियम सरफेस है इस पर हमने फॉल करवाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसकी वेवलेंथ आपको देखने को मिलेगी 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर का मतलब है 300 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। तो इतनी वेवलेंथ आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम फॉल करवा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फॉल करवा रहे हैं फोटोन्स।
तो यहाँ पर अगर हम फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हैं, इसका मतलब अगर हम बात करते हैं फोटॉन्स की एनर्जी की, तो फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होती है? ये होती है एच न्यू। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फोटॉन्स है जिनकी एनर्जी आपको एच न्यू देखने को मिलती है, ये इस सरफेस पर जाकर टकराते हैं और इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्प करते हैं। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगी? एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, जिसको लेकर क्या कर सके, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल सके। तो ये जो एच न्यू नोड है, ये रिप्रेजेंट करता है वो मिनिमम एनर्जी जो कि सोडियम सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए होगी। यहाँ पर क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ पर फॉल करवाई जाती है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी 1.68 मल्टीप्लाई 10⁵ जूल पर मोल। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी की आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से इमिट होते हुए दिखाई देंगे। जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी वैल्यू हमें दी गई है जूल्स पर मोल में, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है 1 मोल को लेकर। इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं वो हुए हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन के इमिट होने की। इसका मतलब ये जो हमें एनर्जी दी गई है, ये किसकी है? ये है 1 मोल फोटोन की एनर्जी। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगी? ये होगी एच न्यू। और ये जो एच न्यू है, ये रिप्रेजेंट करता है वो मिनिमम एनर्जी जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए चाहिए होगी। तो आई होप आपको ये तीनों बातें यहाँ से क्लियर होगी। अब इसके बाद में अगर हम फॉर्मूला की बात करें, तो हमारे पास ये तीनों टर्म्स जो है वो एक फॉर्मूला से रिलेट करती हैं। यहाँ पर आएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नो। तो ये आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है, और इस फॉर्मूला के अंदर ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एनर्जी को, ये वाला पार्ट बताता है 1 मोल फोटोन की एनर्जी को, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी इनकी वो होगी 300 नैनोमीटर। और ये जो एच न्यू नोड है, ये वो मिनिमम एनर्जी है जिससे क्या हो सके, जो सोडियम मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। तो यहाँ पर ये है मिनिमम एनर्जी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है, हमें यहाँ पर बतानी है एच न्यू नोड की वैल्यू। तो अगर हमें ये एच न्यू की वैल्यू पता लग जाए, यानी कि अगर हमें 1 मोल फोटोन की एनर्जी के बारे में पता लग जाए, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा 1 मोल फोटोन्स के लिए एनर्जी को। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं, हम यहाँ पर अब पता करेंगे एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था कि जो फोटोन की एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो एनर्जी है वो है एच न्यू। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें कहीं पर भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं दी गई, लेकिन हमें यहाँ पर दी गई है लैम्डा की वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर रख सकते हैं। एच यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, सी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट को, और लैम्डा की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल एच की वैल्यू जिसे हम लिखेंगे 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद में आती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में हम इन सभी को डिवाइड करेंगे लैम्डा से, जिसकी वैल्यू है 300 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर। क्योंकि हम इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं 1 मोल फोटोन की, तो 1 मोल के अंदर आपको फोटोन्स कितने देखने को मिलेंगे, वो देखने को मिलेंगे 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये जो नंबर है इसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया था इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा 1 मोल फोटोन की एनर्जी को। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मोल इनवर्स। तो अब इनको सॉल्व करने के बाद में हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मोल फोटोन्स के लिए एनर्जी। सबसे पहले हम यहाँ पर जो यूनिट्स है उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट, और यहाँ पर आप देखोगे हमारी जो यूनिट बचती है वो बचती है जूल पर मोल। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, हमारी जो एनर्जी की यूनिट बचती है ये है जूल पर मोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो 10⁻² की पावर में वैल्यू है उन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इनको अलग से लिखते हैं 6.62 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6.022 डिवाइडेड बाय 300, और यहाँ पर हम लिखते हैं 10⁻⁻34। 10⁻⁸ आएगा यहाँ पर +8, 10⁻23 यहाँ पर आएगा +23,
और 10 रेज़ टू पावर माइनस आएगा यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस 9। जब आप इन सभी को सॉल्व करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.3986 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 जूल पर मोल। अब इसके बाद में अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, आपको 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट है वो पॉइंट से पहले रखने होते हैं। तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये आएगा 3.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल। तो ये जो एनर्जी आपको देखने को मिल रही है, ये है 1 मोल फोटोन की एनर्जी। तो हमने क्या किया है, इस पार्ट की जो वैल्यू है इसे पता कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इस फॉर्मूला के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट करना। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच न्यू नोड की वैल्यू। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एच न्यू नोड, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये वैल्यू 3.99 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, और इसको हमें माइनस करना है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, ये है 1.68 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू की पावर 5 जूल पर मोल। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो 10 रेज़ टू पावर 5 है इन्हें कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 3.99 माइनस 1.68 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल। इनको माइनस करने पर हमारे रिजल्ट आता है 2.31 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल। अब ये जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आई है, ये है वो मिनिमम एनर्जी जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को सोडियम मेटल सरफेस से निकलने के लिए चाहिए होती है। यानी कि ये जो एनर्जी है ये मिनिमम एनर्जी है 1 मोल के लिए। अभी तक हम बात कर रहे हैं 1 मोल को लेकर, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन के अंदर मिनिमम एनर्जी बतानी है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी का यूज करके 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी को पता करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनिमम एनर्जी फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एच न्यू नोट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे 2.31 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मोल, और यहाँ पर आएगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू की पावर 23 पर मोल। अब यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारी जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9 जूल। अब यहाँ पर आपको ये जो एनर्जी दिखाई दे रही है ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए होगी। यानी कि हमने ये वाला जो पार्ट है इसे सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें बताना है मैक्सिमम वेवलेंथ के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो जो एनर्जी और वेवलेंथ है इसमें आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। अगर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ पता करनी है तो उसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी, जिसे हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि जो एनर्जी है ये रिलेट करती है वेवलेंथ से एच सी बाई लेमडा के फॉर्मूला से, और हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है लेमडा की वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाएगा लेमडा इज इक्वल एच सी बाई ई। इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमें जो एनर्जी यहाँ पर रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी मिनिमम एनर्जी, जो कि अभी हमने यहाँ पर पता की है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर हमारी जो वैल्यूज है उन्हें पुट करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे लेमडा इज इक्वल, एच की वैल्यू यहाँ पर आएगी 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड। सी की वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और एनर्जी की यहाँ पर वैल्यू आएगी 3.84 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -19 जूल। इतनी वैल्यू आने के बाद में क्या होगा, हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स को लेकर। तो यहाँ पर जो जूल है ये जूल से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारी जो यूनिट बचेगी वो बचेगी मीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 10 रेज़ टू की पावर में वैल्यूज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 6.62 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3.84। अब यहाँ पर आप देखोगे ये है 10 रेज़ टू पावर 34, तो यहाँ पर आएगा -34। ये है 10 रेज़ टू पावर 8, तो ये आएगा +8। ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा -19। जब आप इस सभी को सॉल्व करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 5.17 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर।
और ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, इसे अगर हम नैनोमीटर के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की जो वेवलेंथ है वो हमें दी गई है नैनोमीटर में, तो अगर हम इस वेवलेंथ को नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो इसे हम लिख सकेंगे 517 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 517 नैनोमीटर। तो ये आ जाती है हमारी मैक्सिमम वेवलेंथ। तो हमारा जो ये सेकंड पार्ट था इसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, और इस क्वेश्चन के लिए हमारी जो मैक्सिमम वेवलेंथ आई है इसकी वैल्यू है 517 नैनोमीटर। अब 517 नैनोमीटर कौन से रीजन से बिलोंग करती है, अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं स्पेक्ट्रम को। ये हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, और हमारी जो वैल्यू आई है वो है 517 नैनोमीटर। तो ये जो 517 नैनोमीटर है वो आपको इस रीजन से बिलोंग होते हुए दिखाई देगी। इसका मतलब ये जो वेवलेंथ है ये बिलोंग करती है ग्रीन रीजन से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस corresponds टू ग्रीन लाइट। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.9। तो अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.9 के सॉल्यूशन की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना होगा कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको न्यू नोट से रिप्रेजेंट की गई है, और इसकी वैल्यू आपको इतनी देखने को मिलेगी। तो ये आपको यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है। अब इसके बाद में बोला गया है कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर बोला है कि ये जो मेटल है इसकी सरफेस पर जब रेडिएशन टकराती है इतनी फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अभी हमें अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है, हमारे पास एक मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पर क्या हो रहा है, एक रेडिएशन आती है और इस मेटल सरफेस से टकराती है, और ये जो रेडिएशन है इसकी फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी न्यू इज इक्वल 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पर आपको ये जो मेटल दिया गया है ये है मेटल, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपको वैल्यूज इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस मेटल से जब ये रेडिएशन आकर टकराती है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, और हमें इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया है। हमें यहाँ पर क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको ये सभी जो वैल्यूज है ये एक फॉर्मूला से रिलेट होते हुए दिखाई देगी, जो कि है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इन सभी वैल्यूज को रिलेट कर सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखने को मिल रही है। एच यहाँ पर है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू की वैल्यू और न्यू नोट की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो h है इसे कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू माइनस न्यू नोट। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे h की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसके बाद में हम ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू की वैल्यू। तो ये हमारे पास न्यू की वैल्यू यहाँ पर आएगी 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, और इसमें से हमें माइनस करनी है न्यू नोट की वैल्यू। तो ये है हमारे पास न्यू नोट की वैल्यू माइनस 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो अभी तक हमने क्या किया है, इस फॉर्मूला के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट किया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक है 10⁻15 और एक है 10⁻14। तो अगर हम यहाँ पर 10⁻15 की जगह 10⁻14 बना लें तो हम बाद में क्या कर सकते हैं, 10⁻14 को कॉमन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो को इस वन के साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो अब हमारी जो नई वैल्यू आएगी ये आएगी 10.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, और यहाँ पर आएगा माइनस 7.0 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो जो वैल्यूज है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है इसे कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10.0 माइनस 7.0, और यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब इसके बाद में जब हम 10.0 से 7.0 को माइनस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। आगे हम लिखेंगे h की वैल्यू, और यहाँ पर आएगा 3.0।
तो जब हम इन दोनों को माइनस करते तो यहाँ पर आएगा 3.0 और बाकी की जो वैल्यू है उसे हम एज इट इज लिखेंगे। इतना करने के बाद में ये जो सेकंड इनवर्स है इस सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6.62 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -34 मल्टीप्लाई 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 14 जूल, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट बची है वो सिर्फ जूल बची है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो जब आप इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करते हो यानी कि 6.62 को मल्टीप्लाई करते हो 3 से और ये जो 10 की पावर -34 है इसे जब आप ऐड करते हो 14 से तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 19.86 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -20 जूल। तो ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। अब इस वैल्यू को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो इसके अंदर हम लिखेंगे 1.98 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 जूल। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है काइनेटिक एनर्जी की, जो कि हमसे इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी। और इसी के साथ ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.10। तो प्रॉब्लम नंबर 2.10 के अंदर हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दो चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और इस हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको ट्रांजिशन देखने को मिलता है N5 से N2 स्टेट में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, N5 से N2 स्टेट के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है और यहाँ पर क्या होता है, फोटोन इमिट होता है। अब इस फोटोन की हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें मेनली कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को कौन से फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हो कि जो डेल्टा ई है ये इक्वल होता है एच न्यू के और जो न्यू है ये इज इक्वल होता है सी बाय लैम्डा के। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो h है इसकी वैल्यू फिक्स होती है और c की वैल्यू फिक्स होती है। अब अगर हमें यहाँ पर न्यू की वैल्यू पता लग जाए तो उसकी हेल्प से हम लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूला से अगर हमें न्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें डेल्टा ई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, डेल्टा ई की जो वैल्यू है इसे कैलकुलेट करना और बाद में क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की जो कैलकुलेशन है उसे कर सकते हैं। हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे डेल्टा ई की वैल्यू। और हाइड्रोजन एटम के अंदर ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसकी वैल्यू है 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय एन स्क्वायर जूल। अब यहाँ पर ये पहले वाला जो एन स्क्वायर है ये है इनिशियल वैल्यू और ये वाला एन स्क्वायर जो है ये है फाइनल वैल्यू, जिस स्टेट में आपको ये ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एन इनिशियल की वैल्यू है ये है 5 और एन फाइनल की जो वैल्यू है ये है 2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन हो रहा है वो हो रहा है फिफ्थ स्टेट से सेकंड स्टेट के अंदर, इसलिए हम यहाँ पर रखेंगे 5 और यहाँ पर रखेंगे 2। फिर से हम लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -80 1 बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगी डेल्टा ई इज इक्वल 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी डेल्टा ई इज इक्वल 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 यहाँ पर आएगा 100 यहाँ पर आएगा 4 माइनस 20। तो अभी तक हमने क्या किया, इनका एलसीएम लिया। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू बनेगी 2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -18 यहाँ पर आएगा माइनस का 21 डिवाइडेड बाय 100। तो इतनी वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और हमारी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी जूल के अंदर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है ये लेके आएंगे आगे की तरफ, तो यहाँ पर आ जाएगा -2.18 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 18 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई, अब ये जो यहाँ पर आपको 100 दिखाई दे रहा है इसको हम लिखेंगे 10 टू पावर -2 की फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 टू पावर -2 जूल। अब इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पर जो 10 की पावर में वैल्यूज है हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास बनेगा -2.18 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -20 जूल। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब जब हम 2.18 को मल्टीप्लाई करते हैं 21 से हमारे पास रिजल्ट आता है -45.78 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -20 जूल। तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा और इसको हम लिख सकते हैं -4.58 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -19 जूल।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो डेल्टा ई की वैल्यू आई है ये आई है नेगेटिव में, जिसकी वैल्यू है -4.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। अब इस वैल्यू के अंदर ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि ये जो एनर्जी है ये इमिशन एनर्जी है। तो अब हमें यहाँ पर पता लग गया डेल्टा ई की वैल्यू। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर डेल्टा ई की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से पता करेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हमारी जो डेल्टा ई की वैल्यू थी वो थी -4.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। और इस वैल्यू से हमें पता करनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का यूज करके हम जो लैम्डा की वैल्यू है इसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को। तो इसके लिए हम लिखते हैं डेल्टा ई इज इक्वल एच न्यू। अब हमें यहाँ पर निकालनी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू इज इक्वल डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर आएगा 4.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जब हमने डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पर रखी है तो हमने इसके आगे नेगेटिव साइन नहीं लगाया, क्योंकि ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो एनर्जी है ये इमिशन है, यानी कि ये एक तरीके से एनर्जी की नेचर को इंडिकेट करता है। तो जब हम आगे इसकी वैल्यू रखते हैं तो वहां पर हमें नेगेटिव साइन की कोई जरूरत नहीं रहती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4.58 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जूल, और इसे हम डिवाइड करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट से। यहाँ पर आएगा 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब जूल से जूल कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो सेकंड है ये जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड इनवर्स के अंदर। इसके बाद में जब हम इन सभी वैल्यूज को डिवाइड करते हैं हमारे पास रिजल्ट आता है 0.691 मल्टीप्लाई 10⁻15। तो ये आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 6.91 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से आपको वैल्यू पता लग जाती है फ्रीक्वेंसी की। और ये जो सेकंड इनवर्स है इसको ही हम लिख सकते हैं हर्ट्ज। तो यहाँ पर हम और करके लिख लेते हैं हर्ट्ज। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू का यूज करके वेवलेंथ को भी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है लैम्डा इज इक्वल सी बाय न्यू। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आएगी न्यू की वैल्यू जिसे हमने अभी अभी फाइंड किया। तो हम लिखेंगे 6.91 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारी जो यूनिट बचेगी वो बचेगी मीटर के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 10 की पावर में वैल्यूज है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाई 6.91 मल्टीप्लाई 10⁸8, और ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये आएगा माइनस के अंदर -14। अब नेक्स्ट हम जब इन वैल्यूज को डिवाइड करते हैं हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.434, और ये जो 10 की पावर में जब वैल्यू सॉल्व की जाती है तो यहाँ पर आएगा 10⁻⁻6 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 434 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये जो 10⁻⁻9 मीटर है इसे हम लिख सकते हैं नैनोमीटर। तो ये हो जाएगी 434 नैनोमीटर, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आई है ये आई है 434 नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ है ये आपको देखने को मिल रही है 434 नैनोमीटर, और हम जानते हैं कि जो विजिबल रेंज होती है ये होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। यानी कि इस ट्रांजिशन के अंदर जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो आपको देखने को मिलेगी विजिबल रीजन के अंदर, और आप जानते हो जो बामर सीरीज है वो बिलोंग करती है विजिबल रीजन से। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ये आपको विजिबल रीजन के अंदर देखने को मिल रहा है, और कौन से सीरीज से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है बाल्मर सीरीज से। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.11। प्रॉब्लम नंबर 2.11 के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है He पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट से एसोसिएटेड एनर्जी को। तो यहाँ पर बोला गया है हमारे पास एक एटम है जो कि है हीलियम पॉजिटिव, और इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उससे एसोसिएटेड एनर्जी को हमें कैलकुलेट करना है, और साथ में हमें इस ऑर्बिट की जो रेडियस है उसके बारे में भी बताना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है He पॉजिटिव, और इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसके रेडियस और एनर्जी के बारे में हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है एनर्जी और रेडियस। तो इन दोनों ही वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिनकी हेल्प से इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं एन की वैल्यू। हीलियम के लिए जो एन की वैल्यू है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसकी वैल्यू होगी 1। इसके बाद में अगर हम बात करें Z की वैल्यू, तो ये जो Z है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और ये जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हमारे पास आ जाती है N की वैल्यू और Z की वैल्यू।
एक बार अगर हमें इनके बारे में पता लग गया तो उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर जी। तो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास जेड की भी वैल्यू है और एन की भी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला में रखेंगे -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18। जेड की वैल्यू आएगी 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर यू। अब इसके बाद में 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1। हम यहाँ पर लिखेंगे -2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई 4 जूल। अब नेक्स्ट हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 2.18 से, तो यहाँ पर आएगा -8.72 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 जूल। तो ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये है एनर्जी की वैल्यू, यानी कि हमने इस ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है उसे कैलकुलेट कर ली है। इसके बाद में हमारी बचती है रेडियस। तो रेडियस के लिए भी आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, r इज इक्वल 52.9 n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z पिकोमीटर। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, हीलियम पॉजिटिव की जो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं 52.9, एन की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड है यहाँ पर 2 और ये है पिकोमीटर। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो आएगा 52.9 डिवाइडेड बाय 2 और ये जो पिकोमीटर है इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻12 मीटर। अब नेक्स्ट अगर हम ये पॉइंट हटा दें तो इसकी जगह आएगा एक जीरो, और जब हम 529 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी 26.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 मीटर। इतने वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएंगे 2 जीरो, यहाँ से लेंगे 3 जीरो, तो ये बन जाएगा 0.02645 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर। अब ये जो 10⁻⁻9 मीटर है इसे हम लिख सकते हैं नैनोमीटर। हमारी वैल्यू आएगी 0.02645 नैनोमीटर। तो ये आपको रेडियस की वैल्यू देखने को मिलती है हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.12। प्रॉब्लम नंबर 2.12 के अकॉर्डिंग हमें बोला गया है कि एक बॉल है जिसका मास आपको 0.1 kg देखने को मिल रहा है और ये मूव करती है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, यानी कि हमें इस बॉल की वेवलेंथ के बारे में कैलकुलेट करना है। तो ये काफी इजी न्यूमेरिकल है। आपको यहाँ पर मास की वैल्यू दी गई है और मास की वैल्यू है 0.1 kg। इसके अलावा आपको वेलोसिटी भी दी गई है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर बताना है बॉल की वेवलेंथ, तो हमें यहाँ पर लैम्डा को कैलकुलेट करना है। आपके पास में m है, v है और आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, ये थी लैम्डा इज इक्वल h/p, और ये जो p है ये रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, और इसकी वैल्यू होती है p इक्वल mv। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं h/mv। अब यहाँ पर आप देखोगे कि मास की वैल्यू हमें दी गई है तो m की भी वैल्यू हमारे पास है, वेलोसिटी हमें दी गई है तो यहाँ पर हमारे पास v की भी वैल्यू है, और h को आप जानते हो कि ये प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको कांस्टेंट देखने को मिलेगी। तो बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय m की क्या वैल्यू है, m की वैल्यू है 0.1 kg। हम यहाँ पर लिखेंगे 0.1 kg मल्टीप्लाई करेंगे v की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 जूल होता है इसकी वैल्यू होती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, इसको आप जरूर याद कीजिए, आपको किसी ना किसी न्यूमेरिकल के अंदर ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये जो जूल है इसकी जगह हम अप्लाई करेंगे ये वाली यूनिट। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं लैम्डा इज इक्वल 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। अब इस जूल की जगह हम रखेंगे ये वाली यूनिट, तो यहाँ पर आएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और ये आएगा सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाता है सेकेंड। इसके बाद में हम इसको डिवाइड करेंगे 0.1 kg से मल्टीप्लाई 10⁻⁻ मीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे।
1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो यूनिट बचेगी वो बचेगी मीटर के अंदर। तो हमारी जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर में। अब इसके बाद में हमारे बचते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसमें है 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई 10। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू बचती है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इस अगर पॉइंट को हटा दें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10, और इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 मीटर। तो ये आ जाती है हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू, जो कि आपको इस बॉल की देखने को मिलेगी। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 2.13। प्रॉब्लम नंबर 2.13 के अकॉर्डिंग बोला गया है हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 केजी। अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू -25 जूल हो, तो हमें इसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 केजी, और यहाँ पर दी गई है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -25 जूल, और हमें यहाँ पर बतानी है वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा की वैल्यू। तो हम यहाँ पर वेवलेंथ को पता करने के लिए क्या करेंगे, जो डी ब्रोगली इक्वेशन है इसका यूज करेंगे। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो लैम्डा है ये इक्वल होती है h/p की, या फिर आप लिख सकते हो h/mv। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, h की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मास की वैल्यू हमें दी गई है, लेकिन v की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता। तो अगर हमें v की वैल्यू पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रख के और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, वेलोसिटी की वैल्यू पता करना। तो इसके लिए आप देखोगे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल हाफ mv², क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है और इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है इस तरीके से। और इस फॉर्मूला में आप देखोगे कि जो v है ये यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि इस फॉर्मूला का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो वेलोसिटी है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, तो ये जो फॉर्मूला है ये रीअरेंज होने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है v इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पर आएगा हाफ। तो इस फॉर्म में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है 3.0 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -25 जूल, और इसको हम डिवाइड करेंगे मास की वैल्यू से। तो मास की वैल्यू है 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -31 केजी, यहाँ पर आएगा हाफ। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो जूल है इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, जूल की जगह ये वाली जो यूनिट है इसे रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं v इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 केजी, और यहाँ पर आएगा हाफ। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू आती है 812 मीटर पर सेकेंड। तो ये आती है वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड के अंदर। इसके बाद में हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ की वैल्यू। तो यहाँ पर आएगा लैम्डा इज इक्वल h/mv। h की वैल्यू है 6.62 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाय 9.1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 केजी, और यहाँ पर आएगी v की वैल्यू 812 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारी वैल्यू आती है 8967 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 896.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। और ये जो 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नैनोमीटर के अंदर। तो ये वैल्यू आएगी 896.7 नैनोमीटर। तो ये आ जाती है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करनी थी वेवलेंथ, जिसकी वैल्यू हमारे पास आई है 896.7 नैनोमीटर। और इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.14। क्वेश्चन के अंदर हमें कैलकुलेट करना है एक फोटोन का मास जिसकी वेवलेंथ है 3.6 एंगस्ट्रॉम।
तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है मास ऑफ ए फोटोन। और गिवन क्या है, हमें यहाँ पर दी गई है वेवलेंथ जो कि है 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो 3.6 एंगस्ट्रॉम है इसे हम लिखेंगे 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। अब यहाँ पर फोटोन का मास कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन का, और यहाँ पर आएगा लैम्डा इज इक्वल एच बाई पी, ये इक्वल होगी एच बाई एम वी के। और यहाँ पर हम बात करें फोटोन की, तो इसके अंदर ये जो v है ये आपको देखने को मिलेगी इक्वल होगी स्पीड ऑफ लाइट की, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोन है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है लाइट का, इसलिए यहाँ पर जो v है ये इक्वल होगा c की। अब हम इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल एच एम सी। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ पर लिखते हैं लैम्डा की वैल्यू जो कि है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल एच की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको डिवाइड करेंगे m और c से। तो m तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है और c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की यहाँ पर बात की जा रही है, इसकी वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मास ऑफ फोटोन कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे हमारे पास बनेगा m इज इक्वल 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो जूल है इसे हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हम जूल की वैल्यू यहाँ पर रखें, यहाँ पर आएगा m इज इक्वल 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर ये जो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो मीटर है ये दूसरे मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जिसके बाद में हमारा जो मास है ये आएगा केजी के अंदर। यहाँ पर वैल्यू आएगी 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34, यहाँ पर आएगी 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻8। तो अभी तक हमने इतनी कैलकुलेशन कर ली है। इसके बाद में क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो 10⁻⁻⁴ में है इन वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आएगा m इज इक्वल 6.62 डिवाइडेड बाय 3.6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10⁻, ऊपर आएगा -34 प्लस 10 -8। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.613 मल्टीप्लाई 10⁻32 kg, और इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 6.13 मल्टीप्लाई 10⁻⁻33 kg। तो ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है ये है मास ऑफ फोटोन, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना था, और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.15। प्रॉब्लम नंबर 2.15 के अकॉर्डिंग एक माइक्रोस्कोप यूज करता है सुटेबल फोटोन्स का, जिससे कि वो 0.1 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जान सके एक एटम के अंदर, और हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इसकी वेलोसिटी के मेजरमेंट में आने वाली अनसर्टेनिटी को। बेसिकली हम यहाँ पर यूज करेंगे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल एच बाय 4πm। तो ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वी को। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा h बाय 4πm डेल्टा x। अब इस फॉर्मूला के अंदर हमें क्या करनी है, वैल्यूज रखनी है। h की वैल्यू आप जानते हो फिक्स है 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻34 जूल सेकेंड। 4 यहाँ पर आ जाएगा, पाई की वैल्यू आप जानते हो ये होती है 3.14। इसके अलावा m। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको मास की वैल्यू दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन की, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है इसकी वैल्यू होगी 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg। देन हम बात करते हैं डेल्टा एक्स की। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है ये है 0.1 एंगस्ट्रॉम, और इस 0.1 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर।
तो ये सभी हमारे पास वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा वी इज इक्वल, सबसे पहले है एच की वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसे हम डिवाइड करेंगे 4, फिर लिखेंगे पाई की वैल्यू 3.14, मास लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 kg, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू से जो कि है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास जूल है इसकी जगह हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हो जो 1 जूल है ये इक्वल होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये यूनिट यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा डेल्टा वी इज इक्वल 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर ये सेकंड आ जाएगा यहाँ पर। इसे हम डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 मीटर से। अब इसके बाद में जो भी यूनिट यहाँ से कट रही है उसे काट दो। 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो यूनिट बचेगी वो बचेगी मीटर पर सेकंड के अंदर। अब जब हम इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.579 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर पर सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 5.79 मल्टीप्लाई 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाती है हमारी डेल्टा वी की वैल्यू जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है, और इसी के साथ में हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम नंबर 2.16। प्रॉब्लम नंबर 2.16 के अकॉर्डिंग एक गोल्फ बॉल है जिसका मास आपको 40 ग्राम देखने को मिलेगा, और इसकी जो स्पीड होती है ये है 45 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर स्पीड को हम मेजर करते हैं 2% की एक्यूरेसी के साथ में, तो इसके अंदर हमें जो पोजीशन है उसके अंदर अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन दी स्पीड की। तो यहाँ पर आपको जो स्पीड में अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है वो है 2%। यहाँ पर हम लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन दी स्पीड जो कि है 2%, और 2% किसका है, ये है 45 मीटर पर सेकंड का। यानी कि हम लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई 2% को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड की। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी होगी वो होगी 0.9 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला का यूज करेंगे जो कि है डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल h बाई 4 पाई m। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है डेल्टा x की वैल्यू। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो डेल्टा v है उसको इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा x इज इक्वल h बाई 4 पाई m डेल्टा v। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सभी के अंदर वैल्यूज रखनी है। यहाँ पर आएगी प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आएगी 3.14। अब इस क्वेश्चन के अंदर मास दिया गया है 40 ग्राम, हमें इस 40 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा 0.04 केजी। 0.04 केजी में से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 100। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 केजी। अब इसके बाद में हम ऊपर और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसके बाद में बन जाएगा 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। तो हमारे पास जो मास की वैल्यू आई है ये है 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। इसके बाद में आती है डेल्टा वी की वैल्यू। तो यहाँ पर है डेल्टा वी और इसकी वैल्यू है 0.9 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब नेक्स्ट हम जो जूल है इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर। तो यहाँ पर आएगा 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा सेकंड। डिवाइड करेंगे 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg 0.9 मीटर पर सेकंड। अब जो भी यूनिट यहाँ पर कट रही है उसे काट दो, केजी से केजी कैंसल आउट हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो सेकंड्स है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे जो यूनिट बचेगी वो बचेगी मीटर के अंदर।
और आप जानते हो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी की, जिसे हम मेजर करते हैं मीटर में। अब इसके बाद में हमारी वैल्यू बनेगी 6.62 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 0.9। और जब हम इन सभी 10 रेज़ टू की पावर को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आता है 10 रेज़ टू पावर -31। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। हमारा आंसर आएगा 0.0146 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -31 मीटर। और इसे हम लिख सकते हैं 1.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -33 मीटर। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल रहा है। तो ये आ जाती है पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी, जिसकी वैल्यू है 1.46 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -33 मीटर। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 2.17। तो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने हैं, हमें बोला गया है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n इक्वल 3। हमें यहाँ पर बतानी है कि ये जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इससे एसोसिएटेड टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा और छोटा सा फॉर्मूला है, जो कि है n स्क्वायर। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 का स्क्वायर कर देना है और आपके पास में आंसर आ जाएगा 9। यानी कि जो 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इससे रिलेटेड हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं 9। तो ये आपका 2.17 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे लास्ट इंटेंस क्वेश्चन की, प्रॉब्लम नंबर 2.18। प्रॉब्लम नंबर 2.18 के अकॉर्डिंग हमें एसपीडीएफ नोटेशन का यूज करके ये जो दिए गए क्वांटम नंबर्स है, इनके ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक तरफ लिख लेते हैं n की वैल्यू और दूसरी तरफ लिख लेते हैं l की वैल्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं ए पॉइंट की। ए के लिए n की वैल्यू है 2, l के लिए है 1। फिर हम बात करते हैं बी। बी के लिए n की वैल्यू है 4 और यहाँ पर है 0। सी के लिए n की वैल्यू है 5 और l की वैल्यू है 3। डी के लिए n की वैल्यू है 3 और l की वैल्यू है 2। तो अभी तक हमने क्या किया, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया था उसे हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बताने हैं इनसे रिलेटेड ऑर्बिटल्स। तो हम यहाँ पर लिखते हैं ऑर्बिटल्स। अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऑर्बिटल्स की, तो जो l की वैल्यू 0 होती है, ये होती है s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए और 3 होती है f के लिए। तो हमें यहाँ पर l की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो सबशेल है उनके बारे में पता लग चुका है। अब यहाँ पर आप देखोगे n की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। l की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है p ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर आएगा 2p ऑर्बिटल। ऐसे हम लिखेंगे 4, 0 है s के लिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे s, तो ये आ जाएगा 4s। फिर आएगा 5, l की वैल्यू है 3, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है f ऑर्बिटल की, यहाँ पर आएगा f। फिर है 3 और l की वैल्यू है 2, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है d ऑर्बिटल की, तो यहाँ पर आएगा d। तो ये हो जाता है हमारे 2.18 क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, ये भी कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।